Hello everyone, it's day 36 of our DSA bootcamp. It's the final day of graphs. So over to you, Jishnu. Okay, I think I'm audible right here. But leave करता हूँ दूसरा अकाउंट से. ओके, तो आज का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है. मैं समझाता हूँ आज का बेसिकली एक मिनट. बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इन इंटरव्यूज. रेडिट वगैरह पे जाके देखोगे, वहाँ पे भी लोगों ने बोला है, लाइक अमेजोन वगैरह में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप मैसेज में टॉपिक क्या. सो दिस इज बेसिकली आपको डिसजॉइंट सेट यूनियन वगैरह फाइंड करना है. अभी इसमें मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत सुपर इजी कॉन्सेप्ट है. ये इतना कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट. आप ये यूजुअली साइकिल डिटेक्शन या ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पे यूज करते हो. और दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं इसके सम्स. सो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको बेसिकली लेट से मेरे को एक ग्राफ दिया है बोलने से अच्छा. हाँ, ओके, मेरे को एक ग्राफ दिया. ओके, ग्राफ से भी छोड़ो, पहले तो मैं इसका बेसिक बताता हूँ. एज्यूम थोड़े बहुत नोट्स है, मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएसयू मतलब उसमें मेरे को क्या करना होता है, ये आप कैसे सम से रिलेटेड है, इससे वगैरह वगैरह मत समझो. पहले तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है. मेरे को क्या दिया, ये सब इंडिविजुअल सेट्स है. मतलब ये एक अलग सेट का पार्ट है, ये एक अलग सेट का पार्ट है, ये एक अलग सेट का पार्ट है, ये एक अलग सेट का पार्ट है. मैं पहले सबको एक इंडिविजुअल सेट में गिनूंगा. मतलब मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ, डीएसयू ना, मतलब बेसिकली डीएसयू कैसे यूज करते हैं. आप क्या करते हो, आपके लेट से तो ये सब नोट्स कनेक्टेड है. अब ये मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ डीएसयू कैसे और कहाँ यूज होता है. सो अभी यहाँ पे नोट्स कनेक्टेड है. आप ये मत समझो ये मैं कैसे कर रहा हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ. अभी के लिए आप समझो कि क्या होने क्या वाला, लाइक डीएसयू कभी यूज करते हैं यूजुअली. अभी यहाँ पे आपके पास यू नो दो ग्राफ्स है, दोनों डिसजॉइंट है. डीएसयू डिसजॉइंट नाम में डिसजॉइंट है, तो आपको डिसजॉइंट ग्राफ्स दिया गया होगा. आपको क्या करना है, वो डिसजॉइंट ग्राफ्स मतलब अभी यहाँ पे क्या करेगा, मैं ये जो ग्राफ है ना, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा. ये जो ग्राफ है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा. मतलब अभी ये जो ग्राफ है, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, इसका इसमें से कोई भी एक नोड होगा. लेट से इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, मतलब इसको एक रिप्रेजेंटेटिव करके मैं एक एरे बनाऊंगा, जिसमें मैं वन को वन की तरफ पॉइंट कराऊंगा, टू को वन की तरफ पॉइंट कराऊंगा, थ्री को वन की तरफ पॉइंट करूंगा, फोर को वन की तरफ पॉइंट कराऊंगा. दिस इज बेसिकली आपको कभी कभी नंबर ऑफ प्रोविंस करके एक सम है, जहाँ पे आपको दो डिसजॉइंट ग्राफ दिए गए, आपको ये बताना कितने नंबर ऑफ प्रोविंस है. तो उसमें आप ये यूज करोगे रिप्रेजेंटेटिव वाला लॉजिक. या साइकिल ढूंढना, उसमें मैं बताता हूँ कैसे यूज होगा. अभी यहाँ पे फाइव और सिक्स में से मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनूंगा, लेट से फाइव को चुनूंगा, तो ये फाइव से रिप्रेजेंट होगा, ये फाइव से रिप्रेजेंट होगा. अभी इससे क्या होगा, ये बेसिकली बहुत से समय मेरे को सिर्फ जानना है, मैं ये नोड पे खड़ा हूँ, मेरे को ये जानना है कि ये नोड का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, और क्या ये नोड और ये नोड क्या दोनों एक ही सेट में बिलोंग करते हैं. ये मेरे को जानना है, ये मेरे को जानना है. तो मैं क्या करूंगा, क्या ये देखूंगा इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, इसका रिप्रेजेंटेटिव फाइव है, वन इज नॉट इक्वल टू फाइव. तो ये दोनों एक सेट से बिलोंग नहीं करते, ये दोनों मतलब कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट है. सो दिस इज द बेसिक लॉजिक. आप ये डीएसयू कैसे यूज करते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने नोड्स हो उनको आप पहले तो खुद अभी जैसे कि आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, आपका क्वेश्चन में कनेक्टेड है. बट स्टार्टिंग में मैं जब कोड लिखना चालू करूंगा, मैंने कुछ कनेक्शंस वगैरह नहीं बनाया. मेरे को ये नहीं पता कि किसको रिप्रेजेंटेटिव रखना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो मैं क्या चालू करूँ, कैसे चालू करूंगा, ये एग्जांपल को हटाते हैं, मैं अभी बताता हूँ. डीएसयू में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ दो फंक्शंस होते हैं. एक होता है आपको फाइंड करना, फाइंड करना मतलब आपको इसका रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना था. इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या, वन है. तो डीएसयू में एक फंक्शन होता है आपको फाइंड करना, और दूसरा फंक्शन होता है आपको अगर दो सेट है, जैसे कि मेरे को एरेज करने के पहले दो फंक्शन समझा देता हूँ. दो फंक्शन होते हैं उसमें. एक होता है फाइंड, जिसमें आप क्या पास करते हो, आप बेसिकली वो नोड को पास करोगे. फिर आप एक एरे को पास करोगे, एक क्यू में बाद में समझाता हूँ. आपको ये फंक्शन में क्या करना है, आपको रिटर्न करना कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बाद
में डिस्कस करता है, इसका थोड़ा अजीब सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑप्टिमाइज वर्जन का, पहले बना के रखता हूँ। और दूसरा फंक्शन जो होता है यूनियन, अगर आपने ये फंक्शन समझ लिया ना, आपका डीएससी तो पूरा सिंपल जाने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये दो फंक्शन समझ लिया, आपको फिर क्या करना है, बस वो डीएसयू के फंक्शन को कॉल करना है। आपके मेन जो क्वेश्चन है ना, उसमें डीएसयू के फंक्शन आपको बस कॉल ही करना है। ये इतना सिंपल, बेसिकली इतना सिंपल इसका लॉजिक है। आपको बस ये दो फंक्शन समझना है, और ये बहुत रीयूज होगा, लाइक हर डीएसयू के समय रीयूज होगा। वो लीड कोड में और टॉपिक्स के यहाँ पे यूनियन फाइंड आपने देख लिया, आपको ये दो फंक्शंस को छाप देना है वहां पे, और फिर ये दो फंक्शन यूज करके आपको कुछ लॉजिक्स लिखने हैं। अभी यहाँ पे यूनियन क्या करेगा, यूनियन बेसिकली आपको, मैं एक्स दिया, वाई दिया, मैं ये पेरेंट वगैरह सब दूंगा, ये जो पेरेंट पेरेंट मतलब ये बेसिकली जो एरे है उसको दूंगा। और हाँ, यूनियन में और कुछ देने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, एक्स और वाई को जोड़ना है। मतलब क्या, अगर मैंने 3,5 यूनियन में पास किया ना, तो बाद में ये सब मिलके एक बड़ा सा ग्राफ बनेगा। मतलब या तो ये दोनों के बीच में एक कनेक्शन आके ये सब मिलके एक बड़ा ग्राफ बन जाएगा, बेसिकली ये यूनियन हो जाएगा। सो दैट्स एज सिंपल एज, ये इतना सिंपल टॉपिक है, बट अभी आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, ये आराम से हो जाएगा। हाँ, ये बहुत सिंपल है। अभी इसमें मैं पहले समझाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऐसे दिया होगा या कैसे भी दिया होगा, आप स्टार्ट कैसे करोगे ये सब चीजों का। उनको अभी लाइक ग्राफ ऐसे दिया है, तो मैं स्टार्ट क्या करूंगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से करूंगा। सो बेसिकली अभी ग्राफ ये दिया है, वो दिया है, ये सब मैं याद ना करके मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। आप पहले तो हर एक नोड को समझोगे कि वो नोड खुद का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब वन खुद का है, और वन का रिप्रेजेंटेटिव वन है, टू का रिप्रेजेंटेटिव टू है, थ्री का थ्री है, फोर का फोर है। मतलब सब लोग खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स है, या लीडर्स बोलते हैं कोई कोई सम्स में, आप देखोगे लीडर्स करके वेरिएबल का नाम दिया हुआ। तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं अभी के लिए आपको फाइंड आउट यूनियन फंक्शन समझाता हूँ। उसके बाद ये ग्राफ कैसे बिल्ड होता है ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये मैं सम समझाते होता आइडिया दूंगा ग्राफ कैसे बिल्ड होता है। 1 2 3 4 5। ओके, आपके पास एक स्टार्ट, आपको आपके पास 6 नोड्स का एक ग्राफ है। अभी आप 6 नोड्स का ग्राफ है, इससे ज्यादा मतलब ज्यादा कुछ मत समझो। उसके बाद नोड्स के एक पेरेंट करके मैं एक एरे बनाऊंगा। पेरेंट करके एरे में क्या होगा, मैं क्या बोल रहा था, हर एक नोड को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो वो एरे में, अभी मैं इसको जीरो इंडेक्स लेना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल रहता, नहीं तो फिर मेरे को नहीं तो ये जीरो इंडेक्स एरे, मतलब 0 1 2 3 4 5 का, नहीं तो वो मैं एरे के इंडेक्स में उसको स्टोर कर रहा हूँ। थोड़ा सिंपल विजुअलाइज कर लें और बनाने को नहीं। एक बार लॉजिक समझ गए तो खुद से कोड लिख सकते हो। अभी 5 नोड्स है। ओके, तो ये 5 लेंथ का एक एरे बनेगा। इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें ये इसका पेरेंट स्टोर करेगा। पेरेंट मतलब अभी के लिए, पहले तो मैं नॉन ऑप्टिमाइज अप्रोच बताता हूँ। ये इसका पेरेंट स्टोर करेगा, उसका मतलब ये मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं ये ग्राफ कैसे बनने वाला, कुछ नहीं पता, तो स्टार्टिंग में सब लोग खुद का रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जीरो का जीरो, वन का वन, टू का टू, थ्री का थ्री, और फोर का फोर। सो सब लोग स्टार्टिंग में खुद का रिप्रेजेंटेटिव हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा बोला रहेगा कि दो फंक्शन क्या है, फाइंड यूनियन। अगर आपको फाइंड यूनियन करना है, आप क्या करोगे, ये एरे में जाके देखोगे। पहले फाइंड यूनियन के पहले मैं आपको यूनियन करना सिखाता हूँ। यूनियन में आप क्या करते हो, अभी मैंने यूनियन बोला। ओके, मैंने बोला कि यूनियन 0 1, तो आपको क्या करना है, 0 और 1 को कनेक्ट करना है। अभी एट द स्टार्ट अगर मैंने 0 1 को किया, तो मैं जीरो को अभी पेरेंट बनाता हूँ, और वन को जीरो से कनेक्ट करता हूँ। मतलब अभी वन जीरो को पॉइंट करेगा। तो अगर वन जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको चेंज करूंगा ये एरे में जाके, और इसको जीरो कर दूंगा, इसको जीरो कर दूंगा। सो इससे क्या होगा, वन जीरो को जान लीजिए, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे वन जीरो को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अभी 0 और 1 एक यूनियन हो गया। मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हो 0 और 1 का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों दोनों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव जीरो है। सो इससे मैं समझ सकता हूँ कि अब 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ पाथ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर मैं क्या बोल रहा था, ये जो ये फोर का रिप्रेजेंटेटिव वन है, उसका मतलब आप फोर और वन के बीच में कुछ ना कुछ तो एक पाथ एग्जिस्ट करता है।
दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ 4 का रिप्रेजेंटेटिव बनाना, बेसिकली वही है। अभी आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद मैं बोलता हूँ मेरे को 2 और 3 को मर्ज करना है, 2 और 3 को मर्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को पेरेंट बनाऊंगा। अगर मैं यूनियन, ये देखिए आपको थोड़ा कोड क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इजी वाला, ये तो इजी वाला कोड है, ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है अभी के। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1, ये तो अलग था, और यहाँ पे 2, किसी एक को पेरेंट बनाओ। और ये अभी 3 2 को पॉइंट करेगा, तो आपको जाके ये अरे में चेंज करना है बेसिकली। एक ही चेंज नहीं करोगे आप, पहले पेरेंट फाइंड करोगे, उसके बाद वो बेसिकली उसका पेरेंट का चेंज करोगे। मतलब क्या, मैं बताता हूँ अभी। अभी आपको बेसिकली ये दोनों को मर्ज करना है, 0 और 2 को मर्ज करना है। ओके, मेरे को 0 और 2 को मर्ज करना है। मैं क्या करूंगा, 0, ओके, पहले 0 मैं बेसिकली जो एक्स है ना, उसको मैं पेरेंट बना रहा हूँ, मतलब एक्स सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा मेरा, ये बेसिक लॉजिक है। अभी 0 पे कौन कौन पॉइंट करेगा, 0 पे पहले तो 1 पॉइंट कर रहा था, ओके। और फिर अभी इस पे कौन पॉइंट करेगा, अभी यहाँ पे इस पे 2 पॉइंट करेगा, और 2 को 3 पॉइंट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, 2, अभी 2 किसको पॉइंट कर रहा है, अभी 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 0 को पॉइंट कर रहा है। तो अभी 2 का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, 0 का। 2 का रिप्रेजेंटेटिव 0 का। ये इंडेक्स भी याद रखो अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा ना। मैं 3 का रिप्रेजेंटेटिव अभी नहीं बदल रहा हूँ, वो काइंड ऑफ स्पॉइलर जैसा हो गया, बट अभी के लिए आप मैं तो नॉर्मल नॉर्मल जो कोड कर रहा हूँ उसके हिसाब से अभी 2 का रिप्रेजेंटेटिव 3 होगा, ओके। फिर उसके बाद मेरे को अगर बोला, अभी अभी ग्राफ ऐसे दिख रहा है मेरा, ये ग्राफ है, तो ऐसे दिख रहा है। उसके बाद मैंने बोला मेरे को 4 और 0 को ज्वाइन करना है, 4 और 0 को ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, इसके बाद आप बेसिकली 4 के रिप्रेजेंटेटिव को 0 करोगे, मतलब अभी 4 को 0 पॉइंट करेगा। आई मीन हाँ, यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव 0 होगा। अभी इससे आपको क्या समझ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे आपको मैं अभी इससे आपको, अगर अभी मैं बोला मेरे को 3 का मेरे को फाइंड करना है, मेरे को 3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एरे के थ्रू ट्रैवर्स करूंगा। 3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, 3 का रिप्रेजेंटेटिव 2 है, ओके। 3 का रिप्रेजेंटेटिव 2 है। तो अभी आप ये ग्राफ देखो, और आपको क्या आप ये ग्राफ जब देखोगे, आपको जब देख के आप बताते हो, तो 3 का रिप्रेजेंटेटिव होना कौन चाहिए था, 3 का रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनली 0 होना चाहिए था। 3 का रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनली ये 0 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा रहा था 4 को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ये पूरा ये जो भी जॉइंट सेक्शन है ना, इसको मैं सिर्फ कोई एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहा था। बट अगर मेरा अभी अगर मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने डायरेक्ट बताया कि मेरे को रिटर्न करना है डायरेक्ट पेरेंट ऑफ 3, तो क्या होगा कि मैं पेरेंट ऑफ 3 डायरेक्ट रिटर्न करने जाऊंगा, 2 रिटर्न करूंगा, और 2 उसका एक्चुअल पेरेंट है नहीं। मतलब 2 उसका एक्चुअल पेरेंट है, वो 2 उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि इन सब का रिप्रेजेंटेटिव, इन सब का रिप्रेजेंटेटिव ये रूट नोड है, 0 0। इन सबको मैं रिप्रेजेंट 0 से करूंगा, क्योंकि बाद में जब कोई और अलग सा ग्राफ आ गया, यहाँ पे 5 6, और प्रोबेबली मेरे को 5 6 छोड़ो, अभी मेरे को अगर ये देखना है कि ये दोनों क्या जॉइंट है कि नहीं, मतलब ये दोनों ग्राफ जॉइंट है कि नहीं, मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कंपेयर करता था। इसका रिप्रेजेंटेटिव 5 है, इसका भी 5 है। हाँ, मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कंपेयर करता था, तो क्या होगा, 0 और 5 इक्वल नहीं है, दो डिसजॉइंट है। वो था मेरा भाव वाला लॉजिक, मतलब मैं कैसे फाइंड कर रहा था कि ये दोनों डिसजॉइंट है, मैं बेसिकली उसके रिप्रेजेंटेटिव को कंपेयर कर रहा था। तो अगर मैं फाइंड करने का कि क्या ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है कि नहीं, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेरे कोड के हिसाब से 2 है। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेरेंट्स से अगर देख के बताया कि इसका रिप्रेजेंटेटिव 2 है और 0 का 0 है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव अलग है, तो यू नो ये कर दो, क्या बोलते हैं, ये दोनों जॉइंट ग्राफ नहीं है, ऐसा मैं डायरेक्ट डिक्लेयर कर दूंगा। बट इज दैट ट्रू, नहीं। इसीलिए आप रिप्रेजेंटेटिव जब भी फाइंड करते हो ना, आप डायरेक्ट वो एलिमेंट का वो इंडेक्स के एलिमेंट को जाके नहीं देखोगे। आप क्या करोगे, आपका बेसिक लॉजिक ये होगा कि 3 का पेरेंट 2 है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, 3 का पेरेंट 2 है, तो मैं पूछूंगा 2 का पेरेंट कौन है। 3 का पेरेंट 2 है, तो मैं पूछूंगा क्या 2 का पेरेंट कौन है। 2 का पेरेंट 0 है, तो फिर मैं जाऊंगा 0 पे और पूछूंगा 0 का पेरेंट कौन है, और 0 का पेरेंट 0 ही है। तो जब भी मेरे को ये मेरा बेस केस है, ध्यान दो, जब भी मेरे को मेरा एलिमेंट और उसका पेरेंट सेम आए, तभी मेरे को समझना है मेरे को मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिल गया। मतलब मेरे को रिकर्जन फॉलो करना है, रिकर्जन फॉलो करते करते क्या करना है, 3 का पेरेंट 2 है, तो मैं देखूंगा क्या
वो पेरेंट और वो इंडेक्स सेम है कि नहीं। अगर वो पेरेंट और वो इंडेक्स सेम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वो जो ये वाला ये जो पेरेंट है ना, इस पे जंप करूंगा, ये वाले इंडेक्स पे जंप करूंगा, और फिर देखूंगा क्या इसका पेरेंट और इसका इंडेक्स सेम है कि नहीं। नहीं, इसका पेरेंट और इसका इंडेक्स सेम नहीं है, तो मैं ये वाले इंडेक्स पे जंप करूंगा, फिर देखूंगा क्या इसका पेरेंट और इसका इंडेक्स सेम है। हाँ, इसका पेरेंट और इसका इंडेक्स सेम है, तो मैं फाइनली बता सकता हूँ मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया, मतलब मेरे को मेरा रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, मेरे को 3 का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। आई होप आपको आइडिया समझा होगा कि मेरे को फाइंड कैसे करना है रिप्रेजेंटेटिव को। सो अभी वो कोड लिख के आता था, सिंपल कोड है। आपको डायरेक्टली ऐसा डीएसयू क्या, लाइक हाँ डीएसयू क्या होता है पूछा जाएगा, बट ऐसा कोड डायरेक्टली करने बोला नहीं जाएगा, कोई सम्स के थ्रू आपको बोला जाएगा। तो अभी के लिए मैं फाइंड करके एक फंक्शन बनाता हूँ। ये क्या ले रहा है, ये इंट एक्स ले रहा है, ओके। सॉरी, ये लिख क्यों नहीं रहा। ओके, तो मैं इंट एक्स ले रहा हूँ, ओके, इसको इंट एक्स ले रहा हूँ, और ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन मेरे को रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करके देगा, और मैं एरे भी दूंगा इसको, क्योंकि ये एरे यूज करके जंप कर रहा है ना एक से एक एलिमेंट तक, तो मैं एरे भी दूंगा इसको। मेरे समय मैंने थोड़ा अलग से जैसे को लिखा है, क्लास वगैरह डिक्लेयर करके, आई नो कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने वो कोड डीएसयू का डायरेक्ट उठाया था, क्योंकि मैं बुक में ही लिखा था वो कोड, क्योंकि वो टेम्पलेट सेम टू सेम हर जगह यूज होता है। सो एट द स्टार्ट आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको मेरा बेस केस क्या था, अगर मेरा एलिमेंट और मेरा पेरेंट जो है, पेरेंट ऑफ एक्स, अगर मेरा एलिमेंट और मेरा जो पेरेंट जो इंडेक्स है, वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स सेम निकला, मतलब इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो पेरेंट ऑफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को मेरा पेरेंट मिल गया, मतलब मेरे को मेरा रिप्रेजेंटेटिव मिल गया, मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को रिटर्न करूंगा। और इन इफ इफ आपको अगर मेरे को मेरा रिप्रेजेंटेटिव मिला नहीं, ओके, 3 के केस में क्या हुआ, 3 के केस में मेरे को डायरेक्ट जीरो नहीं मिला, मतलब मैं पहले तो देख रहा था क्या, 2 इज इक्वल टू 3, मतलब पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं, ये नहीं है, तो फिर क्या करना है, तो फिर मेरे को जंप करना है पेरेंट ऑफ एक्स वाले एलिमेंट पे, तो फिर मैं क्या करूंगा, फाइंड को रिकर्सिवली कॉल करूंगा, फाइंड को रिकर्सिवली कॉल करूंगा, और यहाँ पे रिटर्न कर दूं, रिकर्सिवली कॉल करके मैं क्या करूंगा, एक्स के जगह पेरेंट ऑफ एक्स पास करूंगा, एक्स और कॉमा पेरेंट, मतलब ये तो एरे हुआ, तो पेरेंट से एक्स पास करूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो इससे क्या होगा कि ये देखिएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो मैं क्या करूंगा, वो फंक्शन में 2 पास करूंगा, तो जब मैं वो फंक्शन में 2 पास करूंगा, वो रिकर्जन में जाएगा, वो नेक्स्ट फाइंड फंक्शन को कॉल करेगा, अभी नेक्स्ट टाइम फाइंड फंक्शन में 2 आएगा, क्या 2 इज इक्वल टू 0, क्या 2 इज इक्वल टू 0, नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर वापस वापस जाके ये फाइंड फंक्शन कॉल होगा, वापस जाके ये फाइंड फंक्शन कॉल होगा, और क्या होगा, वो फाइंड फंक्शन में मैं 0 पास करूंगा अगले बार, फिर उसके बाद अगले फंक्शन में क्या होगा, अगले फंक्शन में देखूंगा 0 इज इक्वल टू 0, अगले फंक्शन में क्या होगा, मैं यहाँ पे देखूंगा क्या 0 इज इक्वल टू 0, हाँ मेरा 0 इज इक्वल टू 0, देन मैं फाइनली जाके मैं रिटर्न 0 करूंगा, वो रिटर्न 0 नेक्स्ट ये प्रीवियस फंक्शन के यहाँ पे आएगा, और सिमिलरली मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब मेरे को 3 का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। आई होप आपको ये कोड समझा होगा। अगर ये एक स्क्यू ट्री है, मतलब एक ये पतला सा लीनियर ट्री है, एरो ऊपर की तरफ पॉइंट, एक्चुअली ऊपर की तरफ भी पॉइंट करने की जरूरत नहीं, बट कर देता हूँ, लॉजिकली समझ आएगा। हाँ, तो अगर ऐसा एक स्क्यू ट्री है, स्क्यू मतलब क्या, ऐसा एक लीनियर एक एरे जैसा एक लिंक्ड जैसे एक ट्री है, तो क्या होगा, अगर आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे जाना रिकर्सिव कॉल के थ्रू, फिर यहाँ पे जाना, फिर ये बोलेगा हाँ मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, फिर उसके बाद ये इसको बोलेगा हाँ मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और ये फाइनली रिटर्न करेगा, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2n जाएगा, मतलब जितना भी 2n से अच्छा मैं 2h लिखता, जितना भी हाइट ऑफ ट्री है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री है, उतना जाएगा। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझा होगा, ये
बेसिक फाइंड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जाएगा। देयर इज अ बेटर वे, ऐसा नहीं कि दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वे, देयर इज अ बेटर वे। अभी अनदर बेटर वे, दूसरा बेटर, अभी क्या होता है कि चलो मैंने यूनियन लिख लिया, आई मीन मैंने फाइंड वाला फंक्शन लिख लिया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यूनियन वाला फंक्शन लिखना है। यूनियन वाला फंक्शन देखते हैं कैसे लिखता हूँ। मतलब अभी मेरा एक काम हो गया, अगर मेरे को ये फाइंड करना है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो मैं बेसिकली ये फाइंड फंक्शन कॉल करूंगा, उसको 3 पास करूंगा, ये एरे पास करूंगा और ये खुद से मेरे को फाइंड करके देगा। तो ये डीएसयू का ये टेम्पलेट समझना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझा तो डीएसयू के सम्स करने बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। अभी यूनियन में क्या करना है, यूनियन में मैंने क्या बोला आपको, दोनों जो ग्राफ है ना, दोनों जो इंडिविजुअल ग्राफ है उनको मर्ज करना है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 था, उसको मर्ज करके मैंने 0 1 2 3 बनाया। तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं पेरेंट फाइंड करूंगा कि एक्स का पेरेंट कौन है। आप देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा था, मैं ये देख रहा था जब जब 0 2 को ये मर्ज करना था, मर्ज करना था, तभी रुको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। ये थोड़ा सा, मैं 0 और 3 बोलता हूँ, हाँ दैट्स बेटर। 0 और 3 को मर्ज करना था, जब मेरे को 0 और 3 को मर्ज करना था, तभी आपको समझा कि मेरे को पेरेंट जानने की जरूरत क्यों है। तो मैं, सॉरी, इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, नीचे होना था ये पूरा। ओके, तो यहाँ पे मेरा 0 था, यहाँ पे मेरा 1 था, यहाँ पे 2 था, मेरे को 3 था। अभी मेरे को ये नहीं पता कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मैं नॉर्मली ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोल दिया मेरे को यूनियन करना है 0 3, मेरे को यूनियन करना है 0 3। तो आपको बेसिकली करना क्या, आपको बेसिकली ये करना है कि अभी ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट वाला एरे भी लिख लेता हूँ। 0 का 0 है, 1 का रिप्रेजेंटेटिव 0 है, 2 का 3 है, 3 का भी 2 है, ये रिप्रेजेंटेटिव वाला एरे, मतलब सॉरी पेरेंट वाला एरे। आपको बेसिकली यूनियन फाइंड करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0 का पेरेंट फाइंड करना है, 3 का पेरेंट फाइंड करना है। क्योंकि 3 का पेरेंट फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, 3 का पेरेंट 2 निकला, अभी फिर आप 2 और 0 को मर्ज करने जाओगे और आपका ऐसा कुछ दिखेगा। आपको ये करना है बेसिकली। तो अगर मैंने डायरेक्ट अगर 3 को मैंने ये 0 कर दिया ना, अगर मैंने 3 को डायरेक्ट 0 को पॉइंट करवा दिया, इंस्टेड ऑफ 3 को 2 को पॉइंट करवाने की जगह, आप थोड़ा सा एक लॉजिकल, ये जो, सॉरी, 3 ये जो है ये इससे कनेक्टेड नहीं है। आप पूछोगे कि मेरे को पेरेंट क्यों फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे था। और अगर मैंने डायरेक्ट 3 को इसको 0, 3 को डायरेक्ट 0 से ये कर दिया, मतलब मैंने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया, तो फिर आपको जब 2 का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना होगा ना, 2 का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना होगा, बहुत टफ जाएगा आपको। आपको अभी 2 का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ, आपको ये काम बहुत ज्यादा टफ जाएगा। इसीलिए मतलब आप यहाँ से वापस ऐसे ट्रैवल करके ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा रिकर्जन कॉल क्या कहता था, यहाँ पे 0 1 2 है और ये 3 है। मैं 2 का रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने आऊंगा, ये बोलेगा एक्स इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ एक्स, तो 2 का रिप्रेजेंटेटिव 2 ही है। जबकि 3 का ये पूरा एक जॉइंट ग्राफ है, ये बेसिकली पूरा एक जॉइंट ग्राफ है। सॉरी, आता तो वो, ये नाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैंने वैसे किया ना होता, मैंने ऐसा किया होता कि 3 को मैं अगर 2 को पॉइंट 0 को पॉइंट करवा रहा हूं, और 3 जो है 2 को पॉइंट करवा रहा है, अभी 3 तो 2 को ही पॉइंट नहीं करवा रहा है। मतलब पॉइंट करवा रहा है मतलब क्या, ये रिप्रेजेंटेटिव जो ग्राफ है ना, ये जो एरे है ना, इसको मैं एक विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एरे को मैं विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। इसका मतलब क्या, 3 का पेरेंट 0 है, 1 का पेरेंट 0 है, और मैंने डायरेक्ट क्या किया कि 3 को जो है ओवरराइट कर दिया 0 से। तो अभी 2 से वो कुछ कनेक्टेड नहीं है, 2 डिसजॉइंट हो गया। बट क्या वो लॉजिकली वो डिसजॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये दोनों कनेक्टेड थे ना, पहले ये दोनों कनेक्टेड थे, बाद में आके अगर आपने इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट किया तो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव बाद में जाके या तो 0 बनना चाहिए, नहीं तो हाँ,
अगर इसका जीरो का इसका जीरो का, अगर इसका जीरो बना तो इसका भी रिप्रेजेंटेटिव जीरो बनना चाहिए। मतलब मेरा लॉजिक आपको समझ रहा है? अगर मैंने डायरेक्ट थ्री को कनेक्ट कर दिया और थ्री के मैंने पेरेंट को जीरो कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा कि टू का रिप्रेजेंटेटिव टू ही रहेगा, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव जीरो रहेगा, जीरो का जीरो रहेगा, वन का जीरो रहेगा। इससे क्या होगा कि मैं समझूंगा कि टू और थ्री एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, मेरे कोड को ये समझेगा। अगर मैं बाद में आके ये देखा कि क्या टू इज इक्वल टू जीरो, नहीं, मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ऐसा मेरा कोड समझेगा। इसीलिए इसीलिए मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करूंगा। डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो ये इशू होगा कि ये ओवरराइट हो जाएगा वैल्यू, फिर वो टू डिजॉइंट हो जाएगा। मतलब एक्चुअली कोड के हिसाब से डिजॉइंट नहीं है, बट लॉजिकली टू डिजॉइंट हो जाएगा। कोड के हिसाब से नहीं, एक्चुअली वो डिजॉइंट नहीं है। तो क्या करना है आपको? अगर आपको ऐसा बोला गया कि जीरो और थ्री को डिजॉइंट, जीरो और थ्री को यूनियन करना है, जीरो और थ्री को ज्वाइन करना है इनको, तो मैं क्या करूंगा, पहले थ्री का पेरेंट फाइंड करूंगा, पहले जीरो का पेरेंट फाइंड करूंगा। जीरो का पेरेंट मतलब जीरो का रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करूंगा। जीरो का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जीरो का रिप्रेजेंटेटिव जीरो है। थ्री का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? थ्री का रिप्रेजेंटेटिव टू है। फिर मैं टू और जीरो को यूनियनाइज करूंगा। मतलब पहले मैं क्या करूंगा, एक्स पेरेंट इक्वल टू फाइंड, फाइंड क्या करता है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करता है। और वाई पेरेंट, इसीलिए मैं पहले फाइंड वाला फंक्शन सिखाया आपको। फाइंड वाई, एक मिनट, एक को चार्ज करता हूँ। अगर ये दोनों का पेरेंट ऑलरेडी इक्वल है, मतलब मैंने बोला कि मेरे को जीरो और वन को यूनियनाइज करना है, उसका मतलब क्या, ये दोनों का पेरेंट ऑलरेडी इक्वल है। सॉरी, ये माउस वर्क कर रहा, हाँ। अगर एक्स पेरेंट और वाई पेरेंट इक्वल है, मतलब वो ऑलरेडी जॉइंट है, उसका मतलब आपको उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर दो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अगर दोनों का पेरेंट अलग है, अगर दोनों का पेरेंट अलग है, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है पेरेंट ऑफ, आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली, वो मैं बताता हूँ। मतलब एक्स के जो पेरेंट वाले, इसको इसको अभी इसको मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल में समझाता हूँ। मेरे को बोला यूनियनाइज करना है जीरो और थ्री को। ये एरे पहले कैसे दिखता है, जीरो जीरो टू टू। तो मैं पहले इसका पेरेंट फाइंड करूंगा, इसका पेरेंट टू है, ओके, इसका पेरेंट टू है, इसका पेरेंट जीरो है। तो मेरे को एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को यूनियन किसको करना है, जीरो टू को यूनियन करना है। जीरो टू को यूनियन करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसके बाद मेरे को सिंपल, मैं किसी एक को पेरेंट बनाऊंगा, ये मेरे ऊपर है, किसको भी पेरेंट बना सकता हूँ। मैं समझ लो इसको पेरेंट बना रहा हूँ। अगर मैं इसको पेरेंट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, टू वाले को जीरो पे पॉइंट करवाऊंगा। अभी टू वाला जीरो पे पॉइंट कर रहा है। वही मैं ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, टू वाले को जीरो से पॉइंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, टू जो है वो जीरो से पॉइंट होगा। अभी मेरा कोड क्या करता है, मेरा कोड आई गेस एक्स पेरेंट इज इक्वल टू वाई पेरेंट, क्या उसका मतलब क्या, उसका मतलब अगर मैंने जीरो कॉमा थ्री पास किया, तो ओके, तो मैं सेकेंड वाले एलिमेंट को पेरेंट बना रहा हूँ। मेरे ऊपर है, मैं चाहे तो ये वाले एलिमेंट को पेरेंट बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ, ये दोनों में से किसी एक को भी बना सकता हूँ, बस थ्रू आउट द एंटायर लॉजिक वो सेम होना चाहिए। तो सिंपल एज दैट, आप पेरेंट फाइंड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट आप वाई पेरेंट सेट करोगे। पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट वाई पेरेंट मतलब क्या, अभी ये एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ये एग्जांपल में मैं टू को पेरेंट बना रहा हूँ इंस्टेड ऑफ जीरो। तो ये पहले क्या था, ये पहले था टू, ये दोनों जीरो, ये वन। और बस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये अच्छे से समझा ना, आपको इसका सम्स बहुत सिंपल जाएगा। इवन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर नहीं कर रहा है, आप ये लॉजिक यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको बेसिकली जीरो का थ्री को यूनियनाइज करना है। जीरो का पेरेंट जीरो, टू का पेरेंट टू। पहला ये दो लाइन लाइन ऑफ कोड चल गया, मैंने फाइंड कर लिया कौन किसका मतलब दोनों का पेरेंट कौन है, पेरेंट नहीं रिप्रेजेंटेटिव कौन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट इज इक्वल टू वाई पेरेंट। पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट इज इक्वल टू वाई पेरेंट मतलब क्या, ये एक्स पेरेंट है, ये वाई पेरेंट है। तो पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट मतलब ये वाले एलिमेंट को मैं ये वाला एलिमेंट सेट करूंगा, ये वाले एलिमेंट को मैं ये वाला एलिमेंट सेट करूंगा, टू हो जाएगा। उसका मतलब क्या, फाइनली जो है वो ग्राफ ऐसा दिखेगा, टू एट द टॉप,
0 pointing towards 2, 1 pointing towards 0, and 3 pointing towards 2. So this is the main logic of union basically. ये यूनियन भी आपका ओ ऑफ एन ही लेगा क्योंकि उसमें फाइंड वाला फंक्शन आप कॉल कर रहे हो। उसके बाद आप सिर्फ उसके बाद एक छोटा सा ओ ऑफ वन वाला ऑपरेशन है, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया। सो द प्रॉब्लम इज, मैंने जो बोला, ये अगर स्क्यू ट्री है, स्क्यू ट्री मतलब क्या, ऐसा लिंक लिस्ट टाइप ऑफ ट्री, लीनियर टाइप ऑफ ट्री, ऐसी ट्री पे क्या होगा, आपको फाइंड करने में आपको वापस वापस रिकर्जन से ऊपर ऊपर जाते रहो, उसके बाद वापस वापस नीचे आते रहो। इससे अच्छा आपके दिमाग में ऑफकोर्स आया होगा कि व्हाट इफ मैं ऐसे करूं कि ऐसा कुछ करता हूं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्यू है, पहले मैं फाइंड को कैसे मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ ये बताता हूँ, उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि मैं यूनियन को कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा। तो ऐसा कुछ आपका फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव वाला फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, समझ लो। आपको फाइंड करना है 4 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, रिकर्सिव के थ्रू आप इसको इसके पेरेंट के पास जाते थे, फिर इसके पेरेंट के पास जाते थे, फिर इधर जाते थे, फिर देखते थे कि हाँ मेरा पेरेंट और मैं इक्वल हूँ, तो फिर ये मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जीरो रिप्रेजेंटेटिव है, जीरो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इसको ये पूरा ओ ऑफ एन, पहले तो जितना भी हाइट है उतना ट्रैवर्स करना पड़ता था, वापस आना पड़ता था, ये जानने के लिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। बाद में 3 को अगर उसको फाइंड करना होता तो 3 को 1 के पास जाना होता, उसके बाद 1 को 0 के पास जाना होता, फिर वापस 0 1 देन 1 3। अभी इसको मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा मैं बताता हूँ। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये कॉल को बेटर करूंगा। ये कॉल को बेटर कैसे करूंगा, मतलब पहले वाले कोड से बस एक लाइन ट्विच करूंगा, एक लाइन मतलब बहुत एक छोटा सा एक चेंज करूंगा। बेसिकली जब ये बोलेगा कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तभी मैं इसको वो रिप्रेजेंटेटिव एरे में ही डायरेक्ट स्टोर कर दूंगा। मतलब क्या, इसको मैं समझाने का एक अच्छा तरीका, ये आप बोलोगे अभी भी ओ ऑफ एन जा रहा है वर्स्ट केस, बट ये ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्यों, ये मैं समझाता हूँ। 4 ने पूछा मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये गया, ये गया, सॉरी, ये गया, यहाँ पे गया, इसको पता चला कि 0 रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये जो वन वन केस में तो ऑलरेडी 0 स्टोर्ड होगा, ये वापस जब रिटर्न होगा तो भी मैं ओवरराइट कर दूंगा 0 करके। ये जब रिटर्न होके वापस आएगा तब मैं क्या करूंगा, वो जो पेरेंट ऑफ 3 है ना, उसमें मैं 0 स्टोर कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा तो मैं पेरेंट ऑफ 4 में 0 स्टोर कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये बैक ट्रैकिंग के वक्त क्या हो रहा था कि मैं उसके पेरेंट को स्टोर कर रहा था, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है इसको स्टोर कर रहा था। इससे अच्छा क्या होगा कि जब मैंने एक बार 4 का निकाल लिया रिप्रेजेंटेटिव, तभी आपका ओ ऑफ एन जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम आप जब 3 का या 1 का निकालने जाओगे, अभी ये 3 ये तो आपका छोटा ग्राफ हुआ, यहाँ पे अगर आपका एक ऐसे हजारों एलिमेंट रहते हैं एक लाइन पे, और अगर आपने लास्ट एलिमेंट का निकाल लिया, उसके बाद आप जब 3 का निकालने जाओगे, ये देखेगा कि मेरा पेरेंट ऑफ 3 0 है, तो डायरेक्ट इसके बाद ऑफ वन ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में एक बार इसको ऑफ एन जाएगा, बट जैसे ही इसको वापस वापस यूज करते आओगे ना, ये कम होते आएगा और फाइनली जाके ऑफ वन हो जाएगा। तो आप बोलोगे अभी भी वर्स्ट की सिनेरियो इवन इफ ये यही है, तो भी यू नो ये क्या होगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोड में फाइंड वापस वापस यूज कर रहे थे, फाइंड वापस वापस यूज कर रहे थे, तो वापस वापस उसका ओ ऑफ एन जा रहा था। बट इधर क्या होगा, आपने पहले बार यूज किया ओ ऑफ एन गया, दूसरे बार यूज किया, बाद में शायद से ओ ऑफ एन से कम जाएगा, उसके बाद ओ ऑफ एन से और कम जाएगा। उसका मतलब बेसिकली ये फंक्शन जितने बार यूज होगा उतना फास्ट होते रहेगा ये। उसको कुछ ऐसे डिनोट कर दे, ओ ऑफ एकरमैन फंक्शन, ऐसा कुछ तो एक फंक्शन है। इसका मतलब ये इनवर्सली, मतलब तू जितने बार इसको यूज करते रहेगा ना, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही कम होते रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक बार 4 का निकाल लिया, तभी मैं क्या कर रहा था, रिकर्जन से ऊपर ऊपर जा रहा था, ओके। फिर ये रिटर्न किया 0, इसने 0 स्टोर कर दिया, ये रिटर्न किया 0, इसने 0 स्टोर कर दिया, ये रिटर्न किया 0, इसने 0 स्टोर कर दिया। अभी क्या होगा, अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब 3 के लिए कॉल करूंगा, ये फटाक से ऑफ वन में निकालेगा, ये फटाक से ऑफ वन में निकाल के देगा कि हाँ मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 0 है, तो दैट्स इट। इसका मतलब क्या, आप जब जैसे ही आप फंक्शन को वापस वापस यूज करते रहोगे, ऑफकोर्स ये 6 के लिए वापस, अगर यहाँ पे बड़ा ट्री होता, ये बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता, बट उसके बाद आप जब वही ट्री पे वापस से एक बार यूज करते तो ये कम होता।
मतलब ये कंपैरेटिवली इससे बहुत इससे फास्ट होता है। ये आप जितने बार यूज करते हो उतने बार ये कम होता रहता है। तो इसको ये फाइंड फंक्शन में मेरा सिर्फ एक ही चेंज होगा, ऊपर वाला सेम कोड होगा, डिट्टो सेम होगा। बस मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैकिंग करते हो वो इफ वाला कंडीशन सेम लिख लेना यहाँ पे। बैक ट्रैकिंग करते हो, बैक ट्रैकिंग करते वक्त मैं क्या करूंगा, जब मैं फाइंड को कॉल करूंगा और फिर पेरेंट ऑफ जो एक्स है वो पास कर रहा था, आई गेस पेरेंट ऑफ एक्स पास कर रहा था, पेरेंट पास कर रहा था, वो जो भी एलिमेंट रिटर्न करेगा ना, उसको मैं पेरेंट ऑफ एक्स पे यहाँ मेरे को एक्स जो मिल रहा है उस पर स्टोर करूंगा। दिस इज द फाइनल लॉजिक। उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा पेरेंट ऑफ एक्स। मतलब क्या, मैं ऊपर तक गया, उसके बाद ये जब बोला कि हाँ मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो ये जब रिटर्न करेगा मैं इसके पेरेंट ऑफ वन पे जीरो स्टोर करूंगा। फिर ये जब रिटर्न करेगा मैं पेरेंट ऑफ थ्री पे जीरो स्टोर करूंगा। ये जब रिटर्न करेगा मैं पेरेंट ऑफ फोर पे जीरो स्टोर करूंगा। इससे क्या होगा, अगले बार में जब पेरेंट ऑफ थ्री कौन है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थ्री कौन है पूछेगा, ये डायरेक्टली लुकअप करेगा पेरेंट पे लुकअप करेगा तो बताएगा कि थ्री का जो पेरेंट है वो जीरो है। वो जीरो पे जंप करेगा और देखेगा क्या जीरो इज इक्वल टू जीरो, हाँ जीरो इज इक्वल टू जीरो, रिटर्न कर दो। सो ये ओ ऑफ वन में फटाक से हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी ऑप्टिमाइज। ये पहले तो मैं इसको ऐसा ऑप्टिमाइज करता हूँ। अभी आप पूछोगे यूनियन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। यूनियन को मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा कि, ये आप समझो, रैंक, मैं पहले एक रैंक करके एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, रैंक करके सॉरी एक एरे बनाऊंगा। सिमिलरली जितने नोड्स है उतने का ये एरे बनेगा। अब मैं सिर्फ जीरो, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अभी के लिए। स्टार्टिंग में पेरेंट जो है सबका जीरो होगा, सेम रैंक जो है सबका जीरो होगा। रैंक इज बेसिकली, आप डेप्थ समझो, डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ आपको। सॉरी, सबका पेरेंट खुद होगा ना स्टार्ट में, तो जीरो, वन, टू, थ्री एंड देन सबका रैंक जीरो होगा। फिर उसके बाद ओके मेरा पेरेंट जीरो है, मैं क्या ट्राई करूंगा, ये रैंक क्यों आया आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये रैंक क्यों आया, क्योंकि लेट से मैंने बोला मेरे को जीरो यूनियन वन करना है, जीरो और वन को मेरे को एक करना, ओके मेरे को जीरो और वन को एक करना है। तो मैं जब यूनियन करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन करते वक्त मैं उसका पेरेंट फाइंड करूंगा, सिंपल वही सेम प्रोसीजर होगा। पहले दोनों का पेरेंट कौन है ये फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है बताता हूँ। अभी जीरो का पेरेंट जीरो है, वन का पेरेंट वन है, तो मैं दोनों को यूनियनाइज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के पेरेंट अलग है। अगर दोनों के पेरेंट सेम होते तो उसको यूनियनाइज करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो वो मेरे को जीरो और वन को यूनियनाइज करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, या तो जीरो या तो वन को मैं किसी एक को पेरेंट बनाऊंगा। ये आपके ऊपर है। लेट से मैं जीरो को पेरेंट बना रहा हूँ, अगर मैं जीरो को पेरेंट बना रहा हूँ तो फिर क्या होगा, मैं जीरो के रैंक को प्लस प्लस करूंगा, जीरो के रैंक को प्लस प्लस करूंगा। ओके, अभी आप बोलोगे इसको मैं कैसे, कहा यूज कर रहा हूं, ये आपको अभी समझेगा। जब जब मैं बाद में टू लेके आऊंगा मर्ज करने के लिए, मतलब मैं बोला कि यूनियन करो टू कमा जीरो को, जब मैं टू लेके आऊंगा ना मर्ज करने, मैं पूछूंगा कि क्या टू क्या टू का रैंक जीरो से बड़ा है, क्या टू का रैंक जीरो से बड़ा है, नहीं टू का रैंक जीरो से बड़ा नहीं है, वन का रैंक जीरो से बड़ा है। तो मैं बोलूंगा, सॉरी जीरो का रैंक टू से बड़ा है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सॉरी कंफ्यूज हो गया रहोगे। मैं कंपेयर करूंगा टू और जीरो का रैंक, मैं क्या कंपेयर करूंगा, टू और जीरो का रैंक, टू और जीरो से अच्छा मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो ये केस में टू और जीरो। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या कंपेयर करना है, मैं पहले जीरो का पेरेंट गेट करूंगा। अभी जीरो का पेरेंट जीरो है, टू का पेरेंट भी टू है, अगर इसका पेरेंट कुछ और होता तो मैं उसका रैंक कंपेयर करता। तो मैं ये देखूंगा क्या टू और जीरो का रैंक सेम है, नहीं टू और जीरो का रैंक सेम नहीं है। अगर सेम होता तो सेम, मैं ऊपर जो किया था जीरो और वन का रैंक सेम था तो मैं किसी एक को पेरेंट बना दिया। बट यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे जीरो का रैंक ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो तू ही पेरेंट बनेगा, टू को पेरेंट बनने नहीं देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा कुछ फ्री फॉर्म होगा। अब बोलोगे इससे ऑप्टिमाइज क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे अगर अगर मैं इसकी जगह टू को पेरेंट बनाता, टू देन जीरो देन वन, आप देख रहे हो इससे ट्री का रैंक बढ़ रहा है। ये रैंक लॉजिक की वजह से क्या हो रहा है, ये रैंक लॉजिक की वजह से मैं बता रहा हूँ, वन का डेप्थ ज्यादा है तो तू वन का चाइल्ड बन जा। अगर तेरा डेप्थ वन से कम है तो तू बेसिकली तू एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड ऑन मत कर, तू फालतू का एक एक्स्ट्रा डेप्थ ऐड ऑन मत कर।
वन का डेप्थ ऑलरेडी तेरे से ज्यादा है, मतलब ये जो पहले और ये जो ग्राफ था ये ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा है, तो तेरा डेप्थ छोटा है, तो तू बेसिकली जाके ये ग्राफ में ज्वाइन हो जा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से इसका डेप्थ कम होगा। और बाद में इसके बाद अगर थ्री आया होता, अभी इसके बाद थ्री आया होता, मैं अभी भी मैं जैसे टू ज्वाइन किया ना, मैं रैंक प्लस प्लस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी इसका डेप्थ सिर्फ एक का ही है। इसका जो डेप्थ है ना अभी भी सिर्फ एक का ही है। तो मैं रैंक प्लस प्लस कब कर रहा था? रैंक प्लस प्लस तभी कर रहा हूँ जब दोनों का पेरेंट्स दोनों का रैंक सेम हो, तो मेरे को किसी एक को पेरेंट बनाना था, तभी मैं रैंक प्लस प्लस कर रहा था। बाद में अगर थ्री आया, थ्री देखेगा, थ्री का रैंक जीरो है, वन का रैंक जीरो, वन का रैंक सॉरी, जीरो का रैंक जो है वो वन है, थ्री का रैंक जो है वो जीरो है। तो बाद में क्या होगा, अगर मैं ये दोनों को यूनियनाइज करने वाला तो थ्री यहाँ पे आएगा। अगर तूने बोला वन कॉमा थ्री को यूनियनाइज करने, तो क्या होगा, मैं वन का पेरेंट को पहले वन का रिप्रेजेंटेटिव को गेट करूंगा, वन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जीरो है। फिर मैं जीरो और थ्री का रैंक कंपेयर करूंगा। जीरो का रैंक जो है थ्री से बड़ा है, इसीलिए जीरो ही इसका पेरेंट बनेगा, और थ्री जो है इसका चाइल्ड बन जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका ट्री का लेंथ छोटा होगा। आपका ट्री का लेंथ छोटा होगा, तो आपका जो फाइंड ऑपरेशन है ना, वो कम टाइम लेगा, क्योंकि अभी उसका हाइट कम है। अगर मेरे को थ्री को फाइंड करना है, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है, मेरे को सिर्फ एक ऊपर जाना है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द फाइनल लॉजिक। इससे आपका जो ट्री का लेंथ है वो कम हो जाता है, और आपका जो यूनियन का ये जो पूरा, मतलब आपका ये यूनियन के जो कोड है ना, इसके वजह से आपका फाइंड करने का लॉजिक जो है ये कम टाइम लेता है। क्योंकि अभी इसका ये तो एक्चुअली ओ ऑफ एन बोलना नहीं चाहिए, ओ ऑफ एच बोलना चाहिए इसको। जो हाइट जो है वो ट्री का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोड थोड़ा बेटर हो जाता है। तो ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, यूनियन फंक्शन एक्स कॉमा वाई, इसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं पेरेंट ऑफ एक्स पेरेंट ऑफ वाई में फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया, नहीं तो आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा मतलब गलत टाइप बन जाएगा। फाइंड एक्स रूट वाई फाइंड वाई। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है आपको, अगर अगर आपका रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ वाई सेम हुआ, अगर आपका रूट ऑफ एक्स और आपका रूट ऑफ वाई सेम हुआ, तो ऑलरेडी जॉइंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर दो। बट अगर सेम नहीं हुआ, दोनों का रूट ही सेम नहीं हुआ, मैं कभी ज्वाइन कर रहा था दोनों का जब उसका रूट सेम ना हो, अगर रूट ही सेम नहीं है ना, तो मेरे को पहला कंडीशन क्या था, मेरा रैंक ऑफ रूट ऑफ एक्स, जिसका रैंक बड़ा होगा वो पेरेंट होगा। मतलब रैंक ऑफ रूट ऑफ एक्स अगर मेरे रैंक ऑफ रूट ऑफ वाई से बड़ा हुआ, तो क्या होगा, पेरेंट कौन बनेगा, पेरेंट रूट ऑफ एक्स बनेगा। उसका मतलब क्या, पेरेंट इज गोना बी पेरेंट ऑफ रूट ऑफ वाई में बदलूंगा, मतलब अभी पेरेंट रूट ऑफ एक्स बनेगा, तो मैं रूट ऑफ वाई का पेरेंट को बदलूंगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझाओ। मतलब अगर जीरो और टू में जीरो पेरेंट बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा था, टू का जो ये है, टू का ये जो पेरेंट का एरे है, मतलब टू का जो पेरेंट का इंडेक्स है उसको मैं चेंज कर रहा था। मतलब क्या, अभी अगर जीरो पेरेंट बन रहा है, तो मैं इसको चेंज करके जीरो करता। सो दिस इज दिस लाइन ऑफ कोड। अगर अगर आपका रूट ऑफ एक्स बड़ा है रूट ऑफ वाई से, रैंक मतलब रैंक ऑफ रूट ऑफ एक्स बड़ा है रैंक ऑफ रूट ऑफ वाई से, तो आप रूट ऑफ वाई के पेरेंट को बदलोगे, आप रूट ऑफ वाई के पेरेंट को बदलोगे, रूट ऑफ एक्स कर दोगे। एल्सिफ एल्सिफ इसका उल्टा, ये जो है इसको उल्टा कर दो, इसके लिए मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ। समझ जाओ, इसको स्वैप कर दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। मतलब आप रूट ऑफ एक्स के पेरेंट को बदलोगे। अगर आपका रूट ऑफ एक्स जो है, अगर आपके रूट ऑफ वाई से छोटा हुआ, तो आप रूट ऑफ एक्स के पेरेंट के बदलोगे। बट अगर दोनों इक्वल हुआ, अगर दोनों इक्वल हुआ, तो क्या करता था, तभी मेरा लेवल एड ऑन होता था। लेवल एड ऑन होता था उसका मतलब क्या, तभी मैं क्या करता था, पेरेंट ऑफ किसी एक को मैं पेरेंट बनाता था, लेट से मैं पेरेंट ऑफ रूट ऑफ वाई को ही बदल के रूट ऑफ एक्स करता था, और जो रैंक ऑफ रूट ऑफ एक्स है उसको मैं प्लस प्लस करता था। किसी एक को पेरेंट बना के, जो पेरेंट बना उसका रैंक प्लस प्लस करता था। यहाँ पे पेरेंट रूट ऑफ एक्स बना है, तो मैं रैंक ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्लस करता था।
अगर दोनों इक्वल होते थे तो, क्योंकि दोनों जब इक्वल होते थे तभी तो ट्री का हाइट बढ़ता था, नहीं तो ट्री का हाइट मैं सेम ही रख रहा था थ्रू आउट द डे। जैसे कि 0 और 1 इक्वल था, इसीलिए 0 और 1 में से किसी को पेरेंट बनना पड़ा और हाइट बढ़ाना पड़ा। बट जब मेरे को पता चला कि 0 का रैंक ज्यादा है 2 से, तो मेरे को क्या करना था, 2 को डायरेक्ट 0 से जोड़ना था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये ट्री का हाइट अभी भी कितना होता था, ये ट्री ट्री बोल, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग जा रहा होगा, मतलब मैं इसको ग्राफ ही बोलता हूँ। तो ये जो ग्राफ है इसका हाइट अभी भी 1 ही था। सो ग्राफ का हाइट कभी नहीं बढ़ रहा है जब इसका रैंक जो है और इसका रैंक जो है जब इक्वल नहीं है, या तो इसका रैंक बढ़ा है या तो इसका रैंक बढ़ा है, तभी इसका हाइट बढ़ता नहीं था। बट अगर दोनों का रैंक इक्वल है तो हाइट आपको बढ़ाना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। एंड देन यहाँ पे हो गया आपका, बेसिकली आपका दिस इज द यूनियन, पूरा डीएसयू का कॉन्सेप्ट। डीएसयू आपको, आई होप आपको ये ऑप्टिमाइज वाला डीएसयू समझा होगा। इसके बाद मैं एक छोटा सा सम देता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ लीड कोड में एक सिमिलर सम है, वो मैं अभी आपको कोड नहीं बताऊंगा लीड कोड का सम का, ये मैं आपको घर पे ट्राई करने दूंगा, क्योंकि पूरा सेम है। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे आपको वहां पे भी वही करना है। तो मैं पहले समझाता हूँ। आपका सम क्या है, आपको पूछा कि एक ग्राफ में क्या साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपका सम क्या पूछा गया, आपका सम ये पूछा गया कि क्या मेरे ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो लेट्स से मेरा 1 से लेके 2 तक कुछ जा रहा है, 2 से लेके 3 तक कुछ जा रहा है, 3 से लेके 1 तक वापस कुछ जा रहा है। तो मेरे को ये देखना है कि क्या इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसका मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा करता हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 से आप 2 जा सकते हो, 2 से आप 3 जा सकते हो, और 3 से है आप 1 जा सकते हो। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको मिल गया। ओके, मेरे को एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए रहोगे इसमें डीएसयू कैसे लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा समझा होगा, मेरे को रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करके बस कंपेयर करना है। मतलब क्या, अगर अभी ये तीनों में से अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव 1 होता, इसका भी 1 होता, इसका भी 1 होता, तो लाइक यू नो, आप जब 3 पे आए आपको तभी भी रिप्रेजेंटेटिव 1 मिला, और आप 3 से 1 कूद रहे हो, मतलब 3 से 1 एक एरो जा रहा है और ऑलरेडी आपका रिप्रेजेंटेटिव 1 है। मतलब आप ऐसे भी कनेक्ट कर रहे हो और आप ऐसे भी कनेक्टेड हो, उसका मतलब आपका कुछ तो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत आपको एक लॉजिक समझा होगा, लाइक ये कैसे काम कर रहा है। रुको 1 मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ, तो क्या करने का है? मेरे को डीएसयू लगाना है। डीएसयू कैसे लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इंडिपेंडेंट समझूंगा। 1 2 और 3 जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। कोई भी एक दूसरे से स्टार्टिंग में मैं कनेक्टेड नहीं समझ रहा था। इवन इफ मेरा ग्राफ ऐसे दिया हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द कोड, मैं किसी को कनेक्टेड नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे को पता नहीं कौन किससे किससे कनेक्टेड है। वो मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करके यूनियन वगैरह लगाऊंगा। ये कैसे, ये मैं समझाता हूँ। ओके, सो ये कौन डायरेक्टर ग्राफ से था, सॉरी डायरेक्टर थोड़ा 1 का 2 से है। ये सेम ही सम है एक्चुअली लीड कोड में, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको साइकिल है कि नहीं फाइंड करना है, ये ग्राफ दिया आपको साइकिल है कि नहीं फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आपको साइकिल फाइंड करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, 1 यूनियन 2 करोगे। तो मैं पहले तो ये पेरेंट मैट्रिक्स है। ओके, अब मैं ऊपर वाला पूरा वो डीएसयू वाला सेक्शन ये पूरा मैं बता नहीं रहा वापस, क्योंकि इससे और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली पहले तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। फिर उसके बाद मेरे को बोला यूनियन करो, 1 को यूनियनाइज करो 2 से, क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक एड्ज है। तो मैंने 1 को 2 से यूनियनाइज किया, तो मैं किसी एक को पेरेंट माना था। तो अभी ये हो गया, 2 का पेरेंट 1 हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 को यूनियनाइज करूंगा 3 से, 2 को यूनियनाइज करूंगा 3 से। तो मैं क्या करूंगा, 2 या 3 में से किसी एक को इसमें से अभी 2 का जो पेरेंट है, 2 का जो रिप्रेजेंटेटिव 1 है, तो आपको 1 और 3 को यूनियनाइज करना है। आप डायरेक्टली इसको 2 नहीं करते थे,
आप क्या करते थे, पहले टू का पेरेंट फाइंड करते थे, मतलब टू का रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करते थे, उसके बाद उसको और इसको यूनियनाइज करते थे। मतलब अभी मैं क्या करता था, ये करता था, मतलब अभी ये जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है। बाद में आप जब बाकी देखोगे कि मेरे को थ्री और वन को यूनियनाइज करना है, तो मैं जब कंपेयर करूंगा कि थ्री का पेरेंट वन है, वन का पेरेंट वन है, मतलब वन का रिप्रेजेंटेटिव वन है, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव वन है, उसका मतलब ऑलरेडी एक पाथ एग्जिस्ट करता था ये दोनों के बीच में, और मैं वापस से एक पाथ एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्या ऑलरेडी यहाँ पे एक पाथ एग्जिस्ट करता था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी एक पाथ एग्जिस्ट करता था और मैं अगर एक और पाथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मतलब एक लूप बन रहा है यहाँ पे, उसका मतलब क्या, एक लूप बन रहा है यहाँ पे। दैट इज हाउ डीएसयू मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं वन से टू आया, टू से थ्री आया, और मैं अगर थ्री का रिप्रेजेंटेटिव वन हुआ, मतलब यहां से ऑलरेडी एक पाथ एग्जिस्ट करता है वन तक, वन से एक ऑलरेडी एक पाथ एग्जिस्ट करता है तेरे तक, और तू एक और नया पाथ बनाने की कोशिश कर रहा है, एक और नया पाथ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेरे को क्या करना है, पाथ बनाने के पहले मैं देखूंगा क्या दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सेम है कि नहीं। जैसे कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे मैं क्या कर रहा था, वन है, टू है, वन से टू एक पुल बनाना है, मैं देखूंगा कि क्या ऑलरेडी टू से वन एक पुल बना हुआ है कि नहीं। अभी टू से वन ऑलरेडी एक पुल बना नहीं हुआ है, क्योंकि टू का रिप्रेजेंटेटिव टू है, वन का रिप्रेजेंटेटिव टू है, तो मैं एक पुल बनाऊंगा और इसका रिप्रेजेंटेटिव वन कर दूंगा। अभी टू से थ्री मेरे को एक पुल बनाना है, मैं देखूंगा कि ऑलरेडी क्या एक पुल बना है कि नहीं। अगर ऑलरेडी एक पुल बना है तो ये साइकिल बन रहा है ना, क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक पुल होता है ऐसे, और मैं यहाँ से यहाँ तक एक पुल बना रहा हूँ, तो ये साइकिल बन जाएगा। तो मेरे को ये देखना है कि क्या ऑलरेडी एक पुल बना हुआ है कि नहीं, क्या ऑलरेडी एक पुल बना हुआ है कि नहीं। नहीं, एक पुल ऑलरेडी बना नहीं हुआ है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक पुल बना देना है, मतलब ये दोनों को यूनियनाइज करना है, और इसका रिप्रेजेंटेटिव वन कर देना। यूनियनाइज करते वक्त इसका रिप्रेजेंटेटिव वन हो जाएगा, वो तो आपने यूनियन के कोड में देखा होगा। उसके बाद मैं जब थ्री और वन के बीच में पुल बनाने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा वन का रिप्रेजेंटेटिव वन है, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव वन है, मतलब मैं ऑलरेडी यहां तक पहुंच सकता हूँ, मैं ऑलरेडी वन तक पहुंच पा रहा हूँ। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ था, फर्स्ट ऑफ ऑल अनडायरेक्टेड ग्राफ को मैं एग्जांपल में देता हूँ। अगर डायरेक्टेड होगा तो आप कल के समय में देखे होगे कि डायरेक्टेड में मैं कैसे फाइंड कर रहा था, डीएफएस यूज करके। सॉरी, डायरेक्टेड में तो आपको कल का लेक्चर देखने की जरूरत है, कल नहीं तो कल का लेक्चर देखो, कोई एक लेक्चर, दोनों में डायरेक्टेड में साइकिल कैसे फाइंड कर रहा है मैंने दिखाया गया था लेक्चर्स में। सॉरी, हाँ ओके। तो मैं जब पुल बनाने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, बट लॉजिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसका रिप्रेजेंटेटिव वन है, मतलब ऐसा एरोस है, सॉरी ऐसा एरोस दिखा नहीं सकता, ऐसा एरोस दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या, टू का रिप्रेजेंटेटिव वन है, इसका मतलब क्या, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव भी वन है, बट एक्चुअल ग्राफ में अब तक ऐसा एक पुल बन चुका है, वन से टू तक, टू से थ्री तक। उसके बाद मैं जब थ्री से वन तक बनाने की कोशिश करूंगा, थ्री का रिप्रेजेंटेटिव वन है, वन का रिप्रेजेंटेटिव वन है, तो मैं दोनों के बीच में पुल बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों, अगर मैंने बना दिया तो साइकिल बन जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या रिमूव वन एज टू मेक टू रिमूव साइकिल, मतलब मेरे को ऐसा पूछा है कि कोई भी एक एड्स रिमूव करो जिससे मेरा साइकिल रिमूव हो, तो आपको क्या करना है, ये एड्स को रिटर्न करना है। बट यहाँ पे मेरे को क्या देखना था कि क्या साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मेरे को ये देखना है कि साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मेरा एक कंडीशन क्या होगा, जब भी मेरा जो रूट का क्या बोलते हैं, हाँ, जब भी मेरा जो जहां पे पुल बनाना है, मतलब जहां से पुल बनाना है उसका रिप्रेजेंटेटिव, और जहां तक पुल बनाना है उसका रिप्रेजेंटेटिव सेम हो, उसका मतलब एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, रिटर्न ट्रू। अगर एक साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंडीशन में साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यूनियन फंक्शन कॉल करके यूनियन करवाना है। अब इसको मैं एक नॉन साइकिल वाले ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे वहां पे काम करता। वन है, टू है, थ्री है, आपको क्या पूछा गया, आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका मतलब वन टू से कनेक्टेड है, टू वन से भी कनेक्टेड है, क्योंकि दिस
अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी ये कंडीशन भी मैं कवर करता हूँ। वो गलती से ये ना करे कि वापस 2 से 1 चला जाए। अगर कोड ने ये कर दिया तो कैसे पूरा लॉजिक ब्रेक हो जाएगा कि वापस 2 से 1 चला गया, तो आप बोलोगे ये एक साइकिल है। ये साइकिल नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसीलिए 2 से आप वापस 1 जा सकते हो। बट एक्चुअली ये क्वेश्चन में ऐसे साइकिल नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में ऐसे साइकिल पूछा है कि क्या मैं 1 से 2 जाके 2 से 3 जाके वापस 3 से 1 आ पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि लॉजिकली हाँ, ये भी एक साइकिल है कि मैं 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 1 जाऊंगा। बट मेरे को ऐसे साइकिल्स नहीं ढूंढना है, मेरे को ऐसे वाले साइकिल्स ढूंढना है। सो यहाँ से 1 भी कनेक्टेड है, 3 से 1 भी कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 के बीच में यूनियन चेक करूंगा। 1 का रिप्रेजेंटेटिव 1 है, 2 का रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टिंग में 2 है। क्या ये दोनों के बीच में पोल बन सकता है? हाँ। तो इसका 2 का रिप्रेजेंटेटिव 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जब 2 और 1 के बीच में का एज चेक करने आएगा, मैं बोलूंगा ये एज ऑलरेडी चेक हो चुका है। ये कैसे कंडीशन में बोलूंगा ये भी मैं समझाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 और 1 के बीच में पुल बनाने की कोशिश करूंगा। 3 का रिप्रेजेंटेटिव 3 है, 1 का रिप्रेजेंटेटिव 1 है। 3 और 1 का रिप्रेजेंटेटिव अलग है, तो ये दोनों के बीच में एक पुल बन सकता है। ओके, एक पुल बन गया। और अगर मैंने हर एक नोड को विजिट कर लिया और हर एक नोड के बीच में मैंने अगर एक पुल बना लिया, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं बोल सकता हूँ, मतलब ये पूरा जो एरे के थ्रू ट्रैवर्स कर लिया और मैंने एक भी ऐसे कंडीशन फेस नहीं किया जहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट नोड और जिसके बीच में पुल बन रहा था वो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सेम हो। ऐसे मैंने कोई भी एक कंडीशन ऑकर ही नहीं हुआ और इसने ये पूरे एरे के थ्रू ट्रैवर्स कर लिया, तो मैं फाइनली रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ। अभी ये जो कंडीशन है इसको मैं कैसे चेक करूंगा? बहुत सिंपल कंडीशन है। मैं पहले 1 से 2 चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड है, तो मैं पहले 1 से 2 चेक कर रहा हूँ। मेरे को 2 से 1 चेक नहीं करना है। उसका मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लीनियरली आ रहा हूँ। मैं मतलब पहले 1 को विजिट कर रहा हूँ, फिर 2 को विजिट कर रहा हूँ, फिर 3 को विजिट कर रहा हूँ। मतलब अगर 2 से 1 एक नोड होगा, एक एड्ज होगा, तो 1 से 2 भी एक होगा। उसका मतलब मेरे को किस किस का चेक करना है? मेरे को तभी ही चेक करना है इफ इफ मेरा u छोटा हो v से, तभी मेरे को ये पूरा कंडीशन करना है। मतलब ये u है, ये v है। जब मेरा u v से छोटा हो, तभी मेरे को ये कंडीशन चेक करना है कि दोनों का रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का रूट सेम है कि नहीं। रूट मतलब वही सेम। मैं फाइंड पेरेंट ऑफ u करूंगा, फाइंड पेरेंट ऑफ v करूंगा। अगर दोनों का सेम निकला तो रिटर्न ट्रू करो कि साइकिल एग्जिस्ट करता है। और अगर ये कंडीशन हुआ नहीं, दोनों का पेरेंट सेम नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? मैं यूनियनाइज करूंगा। मतलब दोनों नोड को आपको यूनियनाइज करना है, दोनों के बीच में आप पुल बांध सकते हो। सो दिस इज द बेसिक कोर लॉजिक ऑफ हाउ टू फाइंड अ साइकिल। और अगर इसने ये सब करते एक भी बार इसने ये कंडीशन में एंटर ही नहीं किया कि ये दोनों का पेरेंट इक्वल हो, ऐसा एक भी कंडीशन में नहीं हुआ, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न ट्रू कर देना फाइनली। दिस इज द सिंपल लॉजिक। आप बेसिकली आपका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी प्लस ही जाएगा। इसका कोड लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं वो फाइंड यूनियन वाला वो पूरा वो वाला कोड नहीं लिख रहा अभी के लिए। तो मेरा कोड कैसे होगा मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मेरा हैश साइकिल करके कुछ फंक्शन है, समझ लो। हैश साइकिल वाला फंक्शन मेरे को क्या देता है? मेरे को एडजस्ट करके एक एरे देता है। इसमें मेरे को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं डीएसयू के हर एक फंक्शन डिक्लेयर किया होगा। पब्लिक इंट फाइंड, इसको मैंने डिक्लेयर किया होगा। इसमें मैं इंडेक्स पास करूंगा। अभी ये तो ऊपर वाला लॉजिक कॉपी पेस्ट कर लो, वापस लिखने में टाइम जाएगा। ये मेरे को अगला सम का बस लॉजिक बताना, वो पूरा मेरे पे ये रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न करेगा। और ये पाथ कंप्रेशन लॉजिक, पाथ कंप्रेशन मतलब क्या? वो वाला लॉजिक जहाँ पे मैं रिटर्न करते वक्त स्टोर कर रहा था, उसको मैं पाथ कंप्रेशन लॉजिक बोलता हूँ। मतलब मैं रिटर्न करते वक्त जब मैं स्टोर कर रहा था, ये जब बोल रहा था कि 0 रिप्रेजेंटेटिव है तो 1 का रिप्रेजेंटेटिव 0 स्टोर कर रहा था। बाद में 0 रिप्रेजेंटेटिव है बोल रहा था तो थर्ड का 3 का रिप्रेजेंटेटिव है 0 स्टोर कर रहा था। ये इसको मैं पाथ कंप्रेशन लॉजिक बोलता हूँ। और इसको मैं रैंकिंग लॉजिक बोलता हूँ यूनियन का। तो आपको वो वही सेम ऊपर जो फाइंड वाला फंक्शन है वही सेम यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करना है। मिट गया क्या यहाँ पे? बताओ। सॉरी, ये आपको पाथ कंप्रेशन लॉजिक से लिखना है और ये आपको यूनियन के लॉजिक से लिखना है।
अभी यहाँ पे ना आप यूनियन के लॉजिक को कुछ रिटर्न करवा सकते हो, बट नहीं, छोड़ो। मैं क्या करूंगा, ये यूनियन का लॉजिक एक्स कॉमा इंट वाई, और ये पेरेंट लेता है, और ये रैंक मैट्रिक्स भी लेता है। ये सिर्फ पेरेंट मैट्रिक्स लेता, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, एरे लेता। अभी आप हैश साइकिल कैसे फाइंड करोगे? आप पहले तो क्या करोगे, एच, सॉरी ये टू डी एरे, टू डी मतलब ये एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट, इंटीजर लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब आपको टू डी एरे ही है ये काइंड ऑफ। बट इसको मैं बेटर वे में लिखूँ तो ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अभी आप बोलोगे ये क्यों, और इसके अंदर लिखना था, ऊपर जाके देखते हैं मैं कैसे क्वेश्चन में दे रहा था। मेरे को क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि वन एडजेसेंसी लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन टू से कनेक्टेड है, थ्री से कनेक्टेड है, टू थ्री से कनेक्टेड है, फोर से कनेक्टेड है। तो ये एक लिस्ट ऑफ लिस्ट हुआ ना, मतलब पहले तो पहला एलिमेंट लिस्ट का ये होगा जिसके अंदर एक और लिस्ट होगा। मतलब ये जो है इंडेक्स होगा बेसिकली, मतलब मैं कैसे स्टोर कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ। ये एक एरे है, अगर जीरो टू और थ्री से कनेक्टेड है तो जीरो इंडेक्स में मैं टू कॉमा थ्री लिखूंगा। अगर वन फोर और सिक्स से कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पे फोर कॉमा सिक्स लिखूंगा। मैं बोलूंगा वन जो है वो फोर और सिक्स से कनेक्टेड है, मतलब जो इंडेक्स जो है वो ये दो एलिमेंट से कनेक्टेड है। दैट्स हाउ आई एम स्टोरिंग द एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे ये टू डी एरे मिलेगा, ये एक टू डी एरे हुआ ना काइंड ऑफ। इसको मैं एड्रेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को विजिट करूंगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को विजिट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपका किसी के बीच में भी कनेक्शन नहीं बना है, मैं यू लूंगा एडजस्ट ऑफ। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है मैं ये आपको पूरा ड्राई रन करके समझाता हूँ। पहले ये दो लाइन क्या है, ये समझते हैं। इसका लिक्विड में एक सम है, बट वो मैं एक्चुअली टाइप नहीं कर रहा क्योंकि मैं दूसरा जो वो वाला जो सम है ना, दूसरा जो रिडंडेंट कनेक्शन वाला, वो मैं आपको खुद से करने देना चाहता हूँ। ये दिखा के स्पॉइल नहीं करना चाहता। सिमिलर ही कोड है, ये पूरा सेम ही कोड है, चल जाएगा। ये क्या कहता है मेरे को, मैं कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे जीरो वन से कनेक्टेड है, वन टू से कनेक्टेड है, टू जीरो से कनेक्टेड है, और ये एक ये वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो जीरो वन से कनेक्टेड है। वन जो है वो जीरो से भी कनेक्टेड है, टू जो है वो जीरो से भी कनेक्टेड है, और टू जो है वो वन से भी कनेक्टेड है क्योंकि अनडायरेक्टेड है। जीरो वन से कनेक्टेड है, वन जीरो से भी कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट ऑफ जीरो। एडजस्ट ऑफ जीरो क्या होता है, एडज ऑफ जीरो इज बेसिकली ये मतलब मैं क्या करूंगा, पहले तो ये एलिमेंट लिया, ओके। उसके बाद यहां से पहला एलिमेंट लिया। मेरे को क्या करना है, मेरे को पुल किसके बीच में बनाना है, पहले ये एलिमेंट और यहाँ से जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो दोनों के बीच में बनाना है। आई होप आपको वो वाला लॉजिक समझा होगा। मेरे को पुल किस किस में, एक्चुअली ये लिखना भी थोड़ा गलत हो, वेट, इसको एक बेटर वे में लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ, सॉरी, जीरो, सॉरी टू, और ये टू से कनेक्टेड है और वन से कनेक्टेड है, वन कॉमा टू। उसके बाद वो ऊपर वाला ये वाला कोड छोड़ो, ये थोड़ा सा गलत कोड होगा, उससे एक अलग लॉजिक लिखता हूँ। मतलब आपको लॉजिकली मेरे को पूरा एडजस्ट के थ्रू ट्रैवर्स करना है। मैं इसको एक बेटर वे में लिखता हूँ। मेरे समय में अलग तरीके से करता था, बट इसको एक बेटर वे में लिखता हूँ जिससे इजियर होगा समझने को। ये जीरो कॉमा टू है, तो क्या करना है मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडजस्ट इसके थ्रू ट्रैवर्स करना है। तो अब ये फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच लूप मेरे को क्या करता है, मेरे को ये सिंगल सिंगल एरे एक एक इटरेशन पे मेरे को रिटर्न कर देता है। मतलब पहले ये पहले इटरेशन में ये वाला एरे रिटर्न करेगा, वन कॉमा टू वाला। मैं क्या करूंगा, वन कॉमा टू वाला एरे इसने रिटर्न किया, ओके। वन कॉमा टू वाला एरे इसने रिटर्न किया मेरे को, मतलब ये एज वाला मेरे को, ये जो एरे है इसने ये मेरे को रिटर्न किया। उसके बाद मेरे को क्या करना है,
एड्स वाला एरे रिटर्न किया ना उसने। उसके बाद मेरे को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को देखना है कनेक्शंस कैसे होते थे इसके। जीरो, क्या जीरो और वन के बीच में मैं एड्स बना सकता हूँ? क्या जीरो और टू के मैं बीच में मैं एड्स बना सकता हूँ? और ये मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जीरो वन, फिर उसके बाद यहाँ पे टू था। आई होप आपको ये वाला ये पार्ट समझा होगा। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, जीरो का रिप्रेजेंटेटिव जीरो, वन का रिप्रेजेंटेटिव वन और टू का रिप्रेजेंटेटिव टू। जीरो और वन के बीच में क्या मैं एक पुल बांध सकता हूँ? हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में ऑलरेडी एक पुल बंधा हुआ नहीं है। तो फिर मैं जीरो और वन के बीच में पुल बांध दूंगा और इसको जीरो कर दूंगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे को हर एक एड्स रिटर्न करेगा, उसमें से भी बेसिकली मेरे को यहाँ पे इंडेक्स भी लगेगा, सो वुड बी बेटर अगर मैं इंडेक्स के थ्रू ये करूँ तो। मतलब मैं पहले नोड जीरो से चालू कर रहा हूँ, नोड जीरो से चालू करता हूँ, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को नोड मिल गया, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को कनेक्शन किस किस के बनाना है, ये नोड के बीच में बनाना है। मेरे को कनेक्शन ये नोड के बीच में बनाना है, और बाकी के जो एलिमेंट्स मेरे को ये एड्ज एड्ज के बाकी के जो भी एलिमेंट्स है उसके बीच में बनाना है। मतलब मेरे को जीरो और वन, जीरो और टू, ये दोनों मेरे को पहले चेक करना है। उसको मैं कैसे चेक करूंगा, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा। थोड़ा बोलोगे सेंस कर और रहेगा, नहीं, आप हर एक नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहे हो। एंड ई एड्ज में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ इफ मेरा नोड का जो करंट वैल्यू है, मेरे को मेरा नोड का वैल्यू पता है, इफ मेरा नोड का जो करंट वैल्यू है वो लेस देन वो लेस देन अगर मेरा जो ई का वैल्यू हो, उसका मतलब क्या, मेरा पहले तो ये चेक आपको याद होगा, जिससे रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं जीरो और वन के बीच में कनेक्शन बना रहा हूँ, जीरो और वन के बीच में कनेक्शन बना रहा हूँ, पहले मैं क्या देखूंगा कि जीरो का जो वैल्यू है वन से कम कम होना चाहिए। क्यों? क्यों बाद में जब मैं वन और जीरो के बीच में कनेक्शन देखूंगा, तो या तो मेरे को एक हैश मैप यूज करना पड़ेगा जिससे मैं बताऊं कि जीरो वन के बीच में कनेक्शन यूज हो गया। इससे अच्छा मैं क्या लॉजिक बताता हूँ, अगर वन का वैल्यू जो है जीरो से कम नहीं हुआ, वन इज ग्रेटर देन जीरो ना, तो मैं बताऊंगा कि ये दोनों के बीच में ऑलरेडी एक एड्ज बन चुका है। ये लॉजिकली अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, बेसिकली अगर मैं वन पे पहुंच गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर वाला सेम यू इज लेस देन वी, तभी मैं वो रूट सेम है कि नहीं चेक करूंगा, वही सेम कंडीशन है। मतलब क्या, अगर आपका एरे ऐसे कुछ दिख रहा है, वन कॉमा टू, वन एस, जीरो कॉमा, यहाँ पे क्या था, हाँ जीरो कॉमा टू, एंड देन टू एस, जीरो कॉमा वन। तो मैं क्या कर रहा था पहले, क्या जीरो और वन के बीच में पुल बन सकता है? हाँ, जीरो और वन के बीच में स्टार्टिंग में पुल बन सकता है। तो जीरो वन टू, जीरो वन टू, ये दोनों का रिप्रेजेंटेटिव अलग है, दोनों के बीच में पुल बन सकता है, तो मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव को जीरो कर दूंगा। फिर क्या जीरो टू के बीच में पुल बन सकता है? हाँ, जीरो टू के बीच में पुल बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको जीरो कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं वन और जीरो के बीच में क्या पुल बन सकते हैं ये चेक करूंगा, नहीं, क्योंकि वन का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है, तो मेरे को ये दोनों के बीच में चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं चेक करूंगा वन और टू के बीच में क्या पुल बन सकता है। मैं देखूंगा वन का रिप्रेजेंटेटिव जीरो है, टू का रिप्रेजेंटेटिव जीरो है, सो आई एम डैम श्योर कि ये दोनों के बीच ये यहाँ पे जो है एक साइकिल बन चुका है, तो मेरे को रिटर्न ट्रू करना है। सो दैट इज माई बेसिक लॉजिक ऑफ इट। ये जो कंडीशन है इसकी वजह से वो जो ऑलरेडी जो नोड पे काम हुआ है ना, वो नोड वापस विजिट नहीं होगा। ये आगे तो चला गया। हाँ, यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ पे मेरा केस होगा कि क्या मेरा नोड ऑफ ई इज लेस देन नोड ऑफ ई, तो ही मैं क्या चेक करूंगा, तो मैं करूंगा फाइंड। फाइंड क्यों करना है, क्योंकि मेरे को रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करना है। अगर दोनों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हुआ तो दोनों के बीच में ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है, और दोनों के बीच में ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है, उसका मतलब क्या, आपको रिटर्न करना है ट्रू। और अगर दोनों के बीच में रास्ता नहीं बना, अगर दोनों के बीच में रास्ता नहीं बना, मतलब ये वाला इफ जो है वो उसमें एंटर नहीं किया, ये वाला इफ में एंटर करता तो तभी के तभी रिटर्न ट्रू करता। अगर वो वाले वो दोनों के बीच में एड्स नहीं बना, तो आपको क्या करना है, वो दोनों को यूनियनाइज करना है।
मतलब आप डीएसयू का यूनियन फंक्शन को कॉल करोगे, उसको पास करोगे नोड कॉमा ई। ये सब आप तभी करोगे जब आपका नोड का वैल्यू इससे कम हो, लाइक 0 1 1 2 0 2, तभी करोगे। आप 1 और 0 के बीच में वापस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बन चुका है। और अगर अगर ये पूरा फॉर लूप एंड हुआ और उसने कभी भी ये कंडीशन में एंटर किया ही नहीं, ये पूरा फॉर लूप एंड हुआ और ये कभी भी ये वाला कंडीशन एंटर किया नहीं, जब आपका नोड का वैल्यू और आपका इसका रिप्रेजेंटेटिव और इसका रिप्रेजेंटेटिव सेम हो, ऐसा कभी एग्जिस्ट, मतलब कभी वो कंडीशन एंटर किया ही नहीं, तो आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। उसका मतलब क्या, कोई साइकिल एग्जिस्ट करता है नहीं था। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक आज का। यहाँ पे आप फाइंड डॉट ईएसयू का कोड जो है ऊपर जो देख के खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वही सेम कोड होगा यहाँ पे जो मैंने लिखा था, यही सेम कोड होगा यूनियन का और फाइंड का। फाइंड का किधर गया, हाँ फाइंड का ये होगा और यूनियन का बेसिकली ये होगा। सो आपको वही दो सेम कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो है ये मेन फंक्शन का, ये हैश साइकिल में जो ये मेन लॉजिक है, ये आपको समझना है। पुल बनाने के पहले आपको ये देखना है कि क्या ऑलरेडी ये दोनों के बीच में एक रास्ता एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता है तो पुल बनाओ, बट अगर रास्ता एग्जिस्ट करता है तो पुल क्यों बना रहे हो, आप ऑलरेडी यहाँ पे आ सकते हो ना। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो आई होप आपको आज का डीएसयू का लेक्चर समझा होगा। एक रिडंडेंट कनेक्शंस करके एक प्रॉब्लम है, एलसी 802 आई गेस। एक मिनट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। रिडंडेंट, ये सिंपल वही डिट्टो वही प्रॉब्लम, और ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो आई होप आपको आज का ये समझा होगा। सॉरी, समथिंग एल्स, ये आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है आज का। ये सेम वही प्रॉब्लम कहता है। इसमें ये पूछा गया कि यहाँ पे अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है ना, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बोलता है, एक ग्राफ है जिसमें एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की वजह से साइकिल एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो ये एक एज की वजह से साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 1 2 1 3 2 3, सो सबसे लास्ट एज जो है जिसके वजह से साइकिल एग्जिस्ट करता है उसको रिटर्न करना है। मतलब यहाँ पे 1 3 1 2, अगर आपने 1 2 को रिमूव किया तो भी आपका साइकिल हट जाएगा, 1 3 को रिमूव किया तो भी आपका साइकिल हट जाएगा, बट आपको रिटर्न किसको करना है, 2 3, क्योंकि ये एरे के लास्ट में। तो आप क्या करोगे, सेम डीएसयू का लॉजिक बनाओगे। पहले 1 और 2 के रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करोगे, इक्वल नहीं है तो यूनियनाइज करोगे। फिर 1 और 3 के रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करोगे, इक्वल इक्वल आई मीन रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नहीं है तो यूनियनाइज करोगे। फिर यहाँ पे जब आप 2 और 3 के बीच में बनाने जाओगे तो आप देखोगे कि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल है। 1 का रिप्रेजेंटेटिव 1 और 2 का 1 है, 3 का भी 1 है, 1 का भी 1 है, 2 का भी 1 है। और तो यहाँ पे आप देखोगे 2 का रिप्रेजेंटेटिव 1 है, 3 का रिप्रेजेंटेटिव 1 है। दोनों को आप जोड़ नहीं सकते, अगर आप जोड़ोगे तो साइकिल बनेगा। तो आप अगर दोनों को जब जोड़ नहीं सकते तो तभी के तभी आप वो वाला रिटर्न कर दोगे। सिंपल यही, आपको साइकिल डिटेक्ट कर रहा है, बट साइकिल डिटेक्ट करने के साथ साथ आपको लास्ट वाला नोड रिटर्न करना है जिसकी वजह से वो साइकिल बन रहा है। वो समय भी वही कर रहा था मैं, 0 1 1 2, और जब मैं 2 और 0 के बीच में साइकिल बनाने की कोशिश कर रहा था, 2 और 0 के बीच में पुल बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं देख रहा था ये साइकिल बन रहा है, तो मेरे को पुल बनाने की जरूरत नहीं। तो मेरे को वो साइकिल जो जिससे बन रहा है उसको रिटर्न करना है। दैट्स एज सिंपल एज दैट, आप इसको कर सकते हो। सिंपल वही लॉजिक है, ये एक डीएफएस का लॉजिक है, इसको मैं बहुत सिंपल है, डीएफएस का भी लॉजिक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सेम वो डीएसयू का ही लॉजिक लगाया मैंने। आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एडजस्ट के थ्रू ट्रैवर्स किया, और मैं ये देखा कि यूनियनाइज कर सकते हैं। मैं अभी यूनियन फंक्शन में एक अलग क्या कर रहा था, यूनियन फंक्शन में मैं पेरेंट करते फाइंड करते हुए मैं रिटर्न कर रहा था। मैं यूनियन फंक्शन में पेरेंट फाइंड किया, मैं रिटर्न किया कि रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आई, देन रिटर्न फॉल्स। मतलब मैं यूनियन फंक्शन से मैं रिटर्न कर रहा था कि अगर इसने रिटर्न फॉल्स किया, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सेम है, और दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सेम है, तो आपको वही एड्स को रिटर्न करना है। तो आपको वही एड्स को रिटर्न करना है एट द एंड ऑफ द डे। ये कंडीशन तक कभी पहुंचेगा नहीं आपका कोड, क्योंकि आपके कोड में स्ट्रिक्टली बताया गया है कि ऐसा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो आई होप आपको ओवरऑल आइडिया समझा होगा आज का लेक्चर का। वो डीएससी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर देन दैट, ये वाला कोड अगर आपको समझा भी नहीं होगा, डीएससी वाला पार्ट आपको अगर लॉजिक समझा होगा ना, साइकिल कैसे डिटेक्ट करता है,
आप वही सेम कोड को छापो और फिर लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. Okay, thank you, Jishnu. I hope you'll practice this question and meet you all tomorrow. Thank you.